Hello everyone. In this session I am going to continue class 10 geography chapter number 1 resources and development. In the previous video I have dealt with the definition of resource and the classification of resources on different basis. In this lecture I will start with development of resource. इस पैराग्राफ से क्या इंपॉर्टेंट है भाई, कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं या कौन से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ये आएगा, यहाँ पे आप लोग जब नोट्स बना रहे होंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लेना आप लोग क्वेश्चन के फॉर्म में कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, तो रिसोर्स क्यों ज़रूरी है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो पहला इसका आंसर होगा, पहला रीज़न होगा फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। इंसानों को अगर सर्वाइव करना है, अगर धरती पे रहना है, अर्थ पे बने रहना है, तो रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। और दूसरा क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक तो हो गया ह्यूमन सर्वाइवल, बस जीने के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी के पास सर्वाइवल हो जाता है, सर्वाइवल रिसोर्स जब सर्वाइव कर रहा होता है, उसके बाद हमारे जो लाइफ की क्वालिटी है ना, उसको भी मेंटेन करना होता है। ठीक है, ओके। तो इन दो चीज़ों के लिए हमें ज़रूरी है दो चीज़ों के लिए ज़रूरी है रिसोर्सेज। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका डील हो गया, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है भाई, ये जो भी रिसोर्स मिला है ना, इंसान को ये लगता है कि ये सब फ्री गिफ्ट मिला हुआ है नेचर को। ऐसा लोग सोचते थे कि बस भगवान ने, नेचर ने हमें दे दिया है, फ्री का है गिफ्ट। और आपको पता है फ्री की चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, ओके। और इसका यही कारण है, इसी का रिज़ल्ट ये है कि ह्यूमन बीइंग यूज़ दिस रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली। अंधाधुन, ब्लाइंडली रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। वही चीज़ मैंने बताया ना, जो चीज़ फ्री की मिलती है उसका कोई कदर नहीं होता। तो हमने ब्लाइंडली, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया, अनवाइजली, ठीक है, विदाउट एनी अनजुडिशियसली हमने यूज़ किया, बिना दिमाग लगाए, बिना बुद्धि का प्रयोग किए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अंधाधुन ब्लाइंडली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये ऐसा सोचते हैं कि नेचर ने हमको फ्री में गिफ्ट दे रखा है, कभी ख़त्म नहीं होगा, मन का यूज़ करो, मनमानी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बस यही सोच ने क्या किया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लीड किया। इसने एक मेजर प्रॉब्लम को लीड किया। ठीक है, इससे एक बड़ा सा प्रॉब्लम आया इसी सोच के वजह से, समझ गए। और ये क्या प्रॉब्लम आया, यही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है भाई, कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स that is the result of indiscriminate use of resources by human beings। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर ले जाना। इसका आंसर यही होगा कि 3 मेन प्रॉब्लम है, कि कौन कौन से मेजर 3 प्रॉब्लम्स है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं कि करके। पहला मेजर प्रॉब्लम ये होगा, जब इंसान अनवाइजली, विदाउट अनप्रूडेंटली यूज़ करेगा, बिना दिमाग बुद्धि का यूज़ किया अगर करेगा, तो 3 मेन प्रॉब्लम आएंगे। पहला प्रॉब्लम क्या आएगा कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स हो जाएगा। जो भी रिसोर्स है ना, वो डिप्लीट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। ठीक है, और ये जो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स है, हम क्यों कर रहे हैं? फॉर द सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो पहला प्रॉब्लम यही है कि हम रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, डिप्लीशन कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, सिर्फ कुछ लोगों के लालच के चक्कर में, कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के लिए हम लोग पूरा रिसोर्स बर्बाद कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये कुछ लोग हैं कौन, जो भी आपने देखा होगा कि हम लोग ही हैं, हम लोगों में ही से कोई है। जैसे अगर ज़रूरत 10 रुपये की है, हम लोग 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं। ज़रूरत एक चेयर से भी काम चल सकता है, हम लोग
10 चेयर 20 चेयर यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो यही है, ग्रीड लोगों की जो लालच है वो रिसोर्स को डिप्लीट कर देगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर ज़रूरत हमें 1 लीटर पेट्रोल का है, हम पूरी टंकी फुल करा के चल रहे हैं। अगर हम पैदल भी चल सकते हैं, बाइसाइकिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्यों ही करना, किए जा रहे हैं। तो यही है कि पहला मेजर प्रॉब्लम होगा डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स बर्बाद हो जाएगा। क्यों बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि हमें सेटिस्फाई करना है कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के चक्कर में। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स। ठीक है, यानी कि जितने भी रिसोर्स हैं ना, कुछ लोगों के हाथों में ही कंसंट्रेट है। यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्स का। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है और बाकी दुनिया बाकी के जो लोग हैं, जो रिमेन पीपल है, उनके पास है ही नहीं। जैसे आपने सुना होगा कि 90% जो रिसोर्स है कंट्री में, वो सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के पास है, और 10% रिसोर्स 90% पीपल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इससे होगा क्या? इससे सोसाइटी दो सेगमेंट में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स से क्या प्रॉब्लम होगा भाई? इससे प्रॉब्लम ये होगा, इससे होगा क्या? इससे यही होगा कि सोसाइटी दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक ऐसा ग्रुप जिसके पास है, हैव्स बोलते हैं, और जिसके पास नहीं है, हैव नॉट। ठीक है, तो सोसाइटी दो पार्ट में, वही जिसको हम लोग पुअर और रिच बोलते हैं ना, समझ गए। तो ये दो प्रॉब्लम हो गए आपके। ठीक है, पहला प्रॉब्लम डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, और सेकेंड प्रॉब्लम डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट्स। ठीक है, ओके, ये दो हो गए। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है लेड टू द ग्लोबल। हाँ, तीसरा जो मेन प्रॉब्लम होगा कि जो हम इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लाइट मिसयूज़ कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्स का, इससे होगा क्या? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आएंगे। ठीक है, तो हमारे इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लाइट से, मिसयूज़ करने से पूरे ग्लोबल लेवल पे क्या होगा? इकोलॉजिकल क्राइसिस आएगा। ऑब्वियसली आएगा, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, समझ गए। तो प्रॉब्लम तो आएगा ही भाई। ग्लोबल लेवल पे जो इकोलॉजी है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसमें क्राइसिस उसमें आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे ही रखा है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन आपको पता ही है दिल्ली में क्या हाल रहता है। ठीक है, पोल्यूशन का लेवल क्या है, और लैंड डिग्रेडेशन, क्वालिटी जो है लैंड की वो भी डिग्रेड हो रही है। ठीक है भाई, तो ये मेन 3 प्रॉब्लम है, और ये 3 प्रॉब्लम को आप कैसे नोट्स बनाओगे, कैसे पॉइंट आउट करोगे? तो पहले नंबर पे पहला पॉइंट हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट्स, वन हैव्स एंड सेकेंड वन इज हैव नॉट्स, या रिच और पुअर कर सकते हो। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? थर्ड में हो जाएगा ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ठीक है, ओके, तो ये 3 प्रॉब्लम्स हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, अब ये देखिए, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर द सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। देखिए भाई, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए रिसोर्स का, और ये बहुत ज़रूरी है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि सबको इक्वल मिलना चाहिए रिसोर्स। अब सबको इक्वल मिलना चाहिए का क्या मतलब है? जैसे देखो, अभी हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन है, इनको जो जितना रिसोर्स मिल रहा है, वही रिसोर्स आगे वाले जनरेशन, नेक्स्ट अपकमिंग जो जनरेशन है, उनको भी मिलना चाहिए, उनका भी हक है। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसेंशियल क्यों है भाई? फॉर द सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल क्वालिटी वाली लाइफ जीना है और दुनिया में ग्लोबल पीस रखना है, तो आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ गया कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स कैसा होना चाहिए? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है भाई,
प्रेजेंट जनरेशन में भी और नेक्स्ट जनरेशन में भी। ओके, नेक्स्ट, इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स, आपको पता ही है कि जो हमारा प्रेजेंट फैशन है रिसोर्स डिप्लीट करने का, जो हमारा प्रेजेंट में ट्रेंड चल रहा है, जितना मर्जी उतना पेड़ काट लो, बर्बाद कर दो, जो भी कर लो, जो भी रिसोर्सेज हैं आप उसका एक्सप्लाइट कर लो, ठीक है। तो जिस हिसाब से हम प्रेजेंट में डिप्लीट कर रहे हैं रिसोर्स को, नष्ट बर्बाद कर रहे हैं, वो भी कुछ लोगों के द्वारा और कुछ कंट्री, स्पेशली आपको पता है कि अमेरिका जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये पहले बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का डिप्लीशन कर चुकी हैं, ठीक है, वो पहले ही कर रखा है इन्होंने डिप्लीशन। तो कुछ कंट्री और कुछ लोग जिस हिसाब से, जिस तरह से डिप्लीट कर रहे हैं रिसोर्स का, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट है ना भाई, वो क्या हो जाएगा, वो डेंजर में चला जाएगा, खतरे में आ जाएगा हमारा प्लैनेट अर्थ, ठीक है। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं, इसके बाद इम्पोर्टेंट, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट वाला, कि अगर हमारा अर्थ खतरे में है और खतरे में आ सकता है, डेंजर में आ सकता है, तो हमें करना क्या होगा। इसके लिए हमें ज़रूरी है रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है भाई। इस खतरे से अगर बचना है तो हमें रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा, यानी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्लान करना पड़ेगा कि कितना यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना है या नॉन रिन्यूएबल कितना यूज़ करना है, हमें रिसोर्स को प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेवर एंडिंग वाला रिसोर्स नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि ख़त्म ही नहीं होगा, रिसोर्स भी ख़त्म हो जाएगा भाई, ठीक है। ओके, इसका एक एग्जांपल देता हूँ, रिसोर्स भी एक टाइम आएगा कि कंट्रीज़ के पास रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आपने दुबई वगैरह का नाम सुना होगा, वो दुबई को इतना हाईली डेवलप क्यों करना चाहता है, क्योंकि वहाँ के जो प्रिंस हैं, वहाँ के जो राजा लोग हैं, वो यही चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि कल को अगर हमारा रिसोर्स ख़त्म हो गया तो दुबई के पास कुछ नहीं है, कोई अदर रिसोर्स नहीं है एक्सेप्ट पेट्रोलियम। तो जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जब सब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो वो कंट्री भीख मांगना स्टार्ट कर देगी, मतलब उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, कोई अदर रिसोर्स है ही नहीं। इसीलिए वो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसका ऑफिस खोलता है वहाँ पे, उनको अट्रैक्ट करता है कि हमारे यहाँ दुनिया, हमारा इकोनॉमी चलता रहे, समझ गए। तो रिसोर्स तो ख़त्म होने वाले हैं, और इसके अगर इसको सस्टेनेबल मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक चलाना है तो आपको प्लान तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग क्यों इसेंशियल है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि वाई रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल, तो आप इसका आंसर करोगे इट इज़ इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। ये किसके लिए ज़रूरी है भाई, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। और ये सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी जितने भी टाइप के लाइफ हैं, चाहे कीड़े मकोड़े, एनिमल, प्लांट्स, जितने भी टाइप के लाइफ है, ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, उसके सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, अगर इनको सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस करना है, सस्टेनेबल का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ड्यूरेबल, ठीक है, बहुत समय तक अगर चलना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सतत अस्तित्व, मतलब कि हमेशा चलने वाला, निरंतर, लगातार, ठीक है। तो अगर अर्थ पे लाइफ, जितनी भी लाइफ है, कीड़े मकोड़े, जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ, अगर उनको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है अर्थ पे, तो हमें रिसोर्स प्लान करना पड़ेगा, समझ गए भाई। और ये सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का एक बड़ा ही मेजर कंपोनेंट है, बहुत ही मेन पॉइंट है, वो क्या है, ये सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस आपको मिलेगा कैसे, तो ये पॉसिबल कैसे है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस को आप अटेन कैसे कर सकते हो, तो ये पॉसिबल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो आप कह सकते हो कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आ गया। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम समझेंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो एक बार फटाफट रिकैप कर देता हूँ आपको कि क्या क्या हमने पढ़ा। इसमें ये था
कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो हमें ये ज़रूरत इसलिए है कि हमें इन 3 प्रॉब्लम से बच पाए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ये रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। तो रिसोर्स प्लानिंग सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। और ये सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस पॉसिबल कैसे है भाई, ये इसका मेन कंपोनेंट क्या है। तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस को अटेन कर सकते हो, पॉसिबल बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये ध्यान से सुनो, ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, ये IAS PCS में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया है इसका डेफिनेशन। और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो इसको ईजी लैंग्वेज में समझो। पहले इसको हम समझ लेते हैं क्या है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड देन। तो देखो, सस्टेनेबल वर्ड का मतलब, सबसे पहले सस्टेनेबल वर्ड का मतलब क्या होता है। इस वर्ड का मतलब है सस्टेन करना, अ थिंग दैट इज़ वेरी सस्टेनिंग। सस्टेनिंग का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय तक, हिंदी में इसको सतत बोलते हैं, कंटिन्यूअस, निरंतर, लगातार, ठीक है। तो और आगे क्या है, डेवलपमेंट, यानी एक ऐसा डेवलपमेंट करो आप जो बहुत लंबे समय तक हो, काफ़ी सस्टेनेबल हो, 100,000 साल, मिलियन ईयर्स ऐसे चले। ऐसा नहीं कि आप डेवलपमेंट में इतने अंधे हो जाओ कि डेवलपमेंट के नाम पे आप पता चले पूरे देश का जंगल ही काट डालो, ठीक है, कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। पूरा जितना भी रिसोर्स है कंट्री के अंदर सब एक्सप्लाइट कर जाओ कि हमें तो डेवलप करना है, देश को डेवलप करना है। तो डेवलपमेंट के चक्कर में इतने अंधे मत बन जाओ कि आप एनवायरनमेंट का ध्यान ही मत रखो, अर्थ खतरे में ला दो। समझ में आया। तो हमारा डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो। लॉन्ग लास्टिंग वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, ड्यूरेबल होना चाहिए। ये तो मैंने आपको लिटरल मीनिंग बता दिया, वर्ड बाई वर्ड आपको बता दिया। अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन है वो समझते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है कि हमारा जो डेवलपमेंट है, जैसे हर कंट्री अपने आप को डेवलप करना चाहता है, इकोनॉमिकली डेवलप करना चाहता है, ठीक है, ओके। तो ये इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो कैसा होना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए दैट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या आपको बताया मैंने कि अ डेवलपमेंट दैट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। तो व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज़ अ डेवलपमेंट, इट इज़ अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। यानी आप डेवलपमेंट करो लेकिन एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए। विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट यू कैन डेवलप योर कंट्री। एंड ये तो पहला पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट है, 2 मेजर पॉइंट है। पहला हो गया कि ये एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए, और सेकेंड एलिमेंट ये है। सेकेंड एलिमेंट क्या है भाई, अब ये देखते हैं सेकेंड वाला, कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कि आपका जो प्रेजेंट में डेवलपमेंट जिसको आप बोल रहे हो ना, जो प्रेजेंट में डेवलप कर रहे हो, दैट डेवलपमेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। दैट शुड नॉट कंप्रोमाइज, दैट शुड नॉट हार्म द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। समझ में आया कि आज का जो डेवलपमेंट है वो आने वाले जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उसके उनको कंप्रोमाइज़ ना करना पड़ जाए। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आपको डीजल, पेट्रोलियम आपको मिला हुआ है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आने वाला जनरेशन है उसको भी पेट्रोलियम मिले। अब आप ख़त्म ना कर दो अभी अभी यूज़ करके, समझ गए। ये आगे आने वाले जनरेशन का, उनका भी हक बनता है उस पर, ठीक है। तो 2 मेन पॉइंट हैं, और ये कई बार IAS PCS के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको ये हर जगह मिलेगा आपको ये वाला डेफिनेशन। ये इसको रट्टा मार लेना, चाहे जो भी कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं समझा देता हूँ। अगर आपसे कोई शॉर्ट में पूछे कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आप बताना डेवलपमेंट, सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट इज़ नॉट हार्मिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, दैट इज़ नॉट डैमेजिंग
एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना जो आप डेवलपमेंट करते हो दैट इज कॉल्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। या आप इसको यूँ कह लो कि एक ऐसा डेवलपमेंट या डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी कि आप भी रिसोर्सेज का यूज़ कर लो, डेवलपमेंट ऐसा करो कि आपका भी डेवलपमेंट हो और जो आने वाले जनरेशन हो उनका भी डेवलपमेंट हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यू कांट बिलीव ये रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार IAS PCS आपका कोई भी स्टेट PCS हो, UP PCS हो गया, MP PCS हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, कोई भी आप पेपर उठा के देखना वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और भी अदर एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछा गया है, टीचर वाले एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी पूछा गया है। समझ में आ गया भाई? तो ये था आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। सो थैंक यू।